नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आकाश अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेकर 24 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपकी परीक्षा में हमेशा प्रश्न बनते हैं। और दोस्तों, मौलिक अधिकार की यह हमारी दूसरी वीडियो है। इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया है। यदि आप उस वीडियो को न देखे हों तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उस वीडियो को अवश्य देखिए। और दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। यदि वीडियो हमारी आपको अच्छी लगती है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। आज का जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसे संविधान के मौलिक अधिकारों को संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। दोस्तों, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं: सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। दोस्तों, प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जो मौलिक अधिकार हमारे हैं उनको संशोधित करने का अधिकार किसके पास है, यह शक्ति किसके पास है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जबकि आप देखेंगे कि 1978 से पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 हुआ करती थी। वो जो 7वां हमारा मौलिक अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया। विधिक अधिकार बना दिया गया और इसका जो अनुच्छेद हुआ दोस्तों 300A में रख दिया गया। तो हमारा जो संपत्ति का अधिकार है वह 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया। तो प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें जो आपके मौलिक अधिकार हैं इनमें संशोधन करने की शक्ति किसके पास है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका संसद, यानी पार्लियामेंट को मौलिक अधिकारों के संशोधन संबंधित शक्ति है। मौलिक अधिकारों को वह संशोधित कर सकता है या हटा सकता है या जोड़ सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका संसद हो जाएगा, यानी इसका बी विकल्प सही विकल्प होगा। दोस्तों, जो मौलिक अधिकारों का संशोधन होता है वह अनुच्छेद 368 के तहत होता है, यानी विशेष बहुमत द्वारा होता है। किससे द्वारा? विशेष बहुमत के द्वारा इसका संशोधन होता है। और विशेष बहुमत के लिए 2/3 सदस्यों की आवश्यकता होती है। उपस्थित सदस्यों की 2/3 सदस्य होते हैं तो विशेष बहुमत से कोई विधेयक पास होता है। तो मौलिक अधिकारों का संशोधन आपका विशेष बहुमत द्वारा होता है 368 के तहत। जबकि सामान्य जो बहुमत होता है दोस्तों, सामान्य बहुमत में आपके उपस्थित सदस्यों की संख्या 50% + 1 होती है, जबकि विशेष में आप उपस्थित सदस्यों की संख्या का 2/3 होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपकी संसद हो जाएगा, यानी बी विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं प्रत्येक दिन आपके लिए एक हिस्ट्री एक पॉलिटी की वीडियो लेकर आता हूं और मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप प्रत्येक दिन हमारे चैनल पे आइए और हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो को देखिए। और मैं जल्द ही आपके लिए लाइव क्लास लेकर आने वाला हूं। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों को भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा संवैधानिक उपचारों का अधिकार में सम्मिलित नहीं है। और इसमें आपके 4 विकल्प दिए गए हैं: एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, सर्व क्षमा, अधिकार परीक्षा। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें आंसर सही होगा। दोस्तों, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसका वर्णन आपके संविधान के अनुच्छेद 32 में दिया गया है और इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बोला है। क्या बोला दोस्तों? हृदय और आत्मा बोला है। और बोला है कि यदि संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान में न हो तो संविधान आपका निरर्थक है, यानी संविधान का कोई मतलब नहीं। दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार में आपको 5 प्रकार की रीट मिलती है, जिसको आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसको जारी करता है। तो 5 प्रकार की इसमें रीट होती है। और आपसे यही पूछा गया है कि इसमें जो रीटें होती हैं 5 प्रकार की, इसमें से कौन सी वो रीट नहीं है। तो इसमें पहला जो विकल्प दिया गया है दोस्तों आपका दिया गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, सर्व क्षमा और अधिकार परीक्षा।
इसमें आपको बताना है कौन सही आंसर होगा। दोस्तों जो 5 प्रकार की वो रीट होती है वो होती है, पहले आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसके परमादेश यानी मेंडमस, और उसके बाद होता है आपका प्रतिषेध होता है, उसके बाद आपका क्या होता है, उत्प्रेषण होता है, उसके बाद आपका अधिकार परीक्षा होता है। तो ये 5 प्रकार की रीटें हैं, जबकि आपका जो सर्व क्षमा है दोस्तों यह इसमें नहीं सम्मिलित है। तो आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह विकल्प सी हो जाएगा। सर्व क्षमा इसमें नहीं होता है, इसलिए आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। दोस्तों जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है इसमें क्या होता है कि यदि किसी आप व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लेते हैं तो यह लेख आपके लिए जारी किया जाता है, जबकि परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। क्या होता है दोस्तों, हम आदेश देते हैं। जबकि जो अधिकार परीक्षा होती है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि आप किस अधिकार से किसी पद पर बैठे हैं, किस अधिकार से बैठे हैं, तो यह इसका मतलब होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्व क्षमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार बाल श्रम यानी बाल मजदूरी प्रतिबंधित करता है? और इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्प में क्या है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार है जो बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है दोस्तों, जो बाल श्रम को प्रतिबंधित करने वाला आपका अनुच्छेद है वो है आपका अनुच्छेद 24, यानी 24 में बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। दोस्तों जो बाल श्रम होता है वह आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है, और इसका जो सही आंसर भी होगा दोस्तों वो होगा विकल्प डी, आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार में आप अनुच्छेद 24 के तहत किसी भी बालक को जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम हो उसको किसी कल कारखाने या किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान पे आप कार्य नहीं करा सकते, यानी मजदूरी नहीं करा सकते। इसका यह प्रतिबंध करता है। दोस्तों जो बच्चे होते हैं वो हमारे समाज की संपत्ति होते हैं, और उनका सुखी बाल्यावस्था का आनंद लेना और शिक्षा प्राप्त करना उनका एक मूल अधिकार है, यानी उनका मूल अधिकार है। इसीलिए आपको अनुच्छेद 21A में 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार में ही आपका अनुच्छेद 23 आता है, जिसमें हम मानव दुर्व्यवहार और बलात् जो श्रम होता है उसका यह प्रतिबंधित करता है इसको। तो जो मानव दुर्व्यवहार होता है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि जिस तरह भौतिक वस्तुएं होती हैं जिनको खरीदा या बेचा जाता है, उस प्रकार किसी भी मानव को आप खरीद या बेच नहीं सकते हैं, यानी उसका शारीरिक शोषण नहीं कर सकते हैं। या बलात् श्रम वो होता है दोस्तों, बलात् का मतलब होता है, बलात् श्रम का मतलब कि आप किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती कोई कार्य नहीं करा सकते हैं, यानी बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं, किसी को बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते हैं। यह जो है दोस्तों अनुच्छेद 23 में दिया गया है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा विकल्प डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आपातकाल में नहीं छीना जा सकता है? और इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। भाषण का अधिकार, भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार और संगठित होने का अधिकार। दोस्तों आपातकाल के समय आपके जो मौलिक अधिकार हैं उसको छीना जा सकता है। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति चाहें तो आपके मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। और दोस्तों जो आपातकाल लगाया जाता है
वह 352 के तहत लगाया जाता है और 352 के तहत आपके मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। लेकिन एक ऐसा आपका मौलिक अधिकार है जिसको कभी छीना नहीं जा सकता है, यही आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसको आपातकाल के दौरान भी उसको छीना नहीं जा सकता है। तो इसका जो सही विकल्प होगा दोस्तों वो होगा आपका विकल्प सी, जीवन का अधिकार। दोस्तों आपातकाल जो है, भारत में आपातकाल लगभग 3 बार लग चुका है और उसमें आपके जो निलंबन का जो आपके मौलिक अधिकारों को निलंबन करने की शक्ति है अनुच्छेद 359 में दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि निम्न में से कौन सूचना के अधिकार के विषय में सही है। दोस्तों आपको बताना है कि सूचना का जो अधिकार है उसके संबंध में कौन सा विकल्प सही है। पहला विकल्प दिया है यह एक मौलिक अधिकार है, दूसरा है न तो मौलिक अधिकार है न ही विधिक अधिकार, तीसरा है यह मौलिक और विधिक दोनों अधिकार है और चौथा है यह एक विधिक अधिकार है। दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। दोस्तों जो सूचना का अधिकार है, यह अधिकार जो यह अधिनियम है यह आपका 15 जून 2005 को भारत में अधिनियमित हुआ और 12 अक्टूबर 2005 को यह लागू कर दिया गया। तो सूचना का अधिकार है दोस्तों, आप कोई भी सूचना आप सूचना आयुक्त से मांग सकते हैं, वह संबंधित अधिकारी को भेजकर उससे सूचना आपको प्रोवाइड कराया जाता है और उसका जो समय सीमा होता है दोस्तों 30 दिन का होता है। 30 दिन के अंदर आपको वो समय सीमा 30 दिन के अंदर वो आपकी सूचना को दे दिया जाता है। यदि वह समय से सूचना नहीं देता है तो उस पर प्रत्येक दिन 250 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है और अधिकतम 25,000 का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि सूचना के अधिकार के विषय में क्या सही है। दोस्तों जो सूचना का अधिकार का विषय है वह आपका एक विधिक अधिकार है, यह आपका एक लीगल राइट है। तो आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प डी हो जाएगा, यह एक विधिक अधिकार है, यानी विकल्प डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि लैटिन शब्द मैडमस यानी परमादेश का अर्थ है। मैडमस है दोस्तों, मैडमस का जो परमादेश होता है, जो हमारे रीट है संवैधानिक उपचारों के अधिकार में जो परमादेश होता है उसका क्या अर्थ होता है, यह आपको बताना है दोस्तों। परमादेश का अर्थ क्या होता है, तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं कि पहला विकल्प दिया है कि शरीर प्रस्तुत करना, दूसरा है अधीनस्थ न्यायालय में वाद को हटाना और तीसरा है प्राधिकारी को चुनौती देना और चौथा है कि हम आदेश देते हैं। दोस्तों जो परमादेश है यानी मैंडमस जो है, मैंडमस का मतलब क्या होता है यह आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों जो मैंडमस होता है यानी परमादेश जो होता है इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। क्या होता है दोस्तों, हम आदेश देते हैं। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा हम आदेश देते हैं। दोस्तों जो परमादेश होता है यानी जो परमादेश होता है वह व्यक्ति को जारी किया जा सकता है, अधिकारी को जारी किया जा सकता है, अधिकारी को जारी किया जा सकता है, सरकार को जारी किया जा सकता है, अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जा सकता है, किसी निगम को जारी किया जा सकता है। तो यह आपका परमादेश यानी आपका हम आदेश देते हैं जारी किया जा सकता है। तो आपका सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों कि एक ऐसे व्यक्ति जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है उसे मुक्त कराने के लिए उचित न्यायिक निकाय द्वारा जारी किया गया लेख है। दोस्तों आपको बताना है कि यदि किसी अवैध रूप से किसी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया हो तो उसको मुक्त कराने के लिए कौन सा लेख जारी किया जाएगा। 4 आपके विकल्प दिए गए हैं, को वारंटो, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण और उत्प्रेषण। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही विकल्प होगा। तो दोस्तों यदि किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में ले लिया गया है तो जो वह रिट जारी की जाती है उसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण।
इसी के तहत उस व्यक्ति को मुक्त कराया जा सकता है। और जो यह रीट होती है दोस्तों, विशेष तौर से पुलिस के खिलाफ जारी की जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वह विकल्प सी सही हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। जैसा कि आपको अभी हमने बताया कि जो परमादेश होता है दोस्तों, वह इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, जबकि कोआरेंटो जो होता है इसका मतलब होता है कि अधिकार परीक्षा। यदि किसी पद पे एक गलत आदमी बैठ जाता है तो कोर्ट उससे पूछ सकती है कि आप किस अधिकार से बैठे हैं यहाँ पे। जबकि उत्प्रेषण होता है दोस्तों, यह इसका अर्थ होता है उत्प्रेषण का कि पूर्णतः सूचित करना अथवा मंगवा लेना। और यह जो उत्प्रेषण होता है दोस्तों, यह कोर्ट टू कोर्ट जारी होती है, कोर्ट टू कोर्ट जारी होता है। तो आपका इसमें जो सही आंसर होगा दोस्तों, विकल्प सी हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए संकेतों से सही उत्तर चुनिए। दोस्तों 2 सूचियाँ दी गई है और आपको इसका मिलान करना है और इसका आपको सही आंसर बताना है। दोस्तों जो निषेध है, निषेध, उत्प्रेषण, परमादेश और बंदी प्रत्यक्षीकरण, और इधर दिया है आपको सशरीर प्रस्तुत होना पड़ सकता है, हम आदेश देते हैं और प्रमाणित करने के लिए और स्थगन आदेश। दोस्तों जो निषेध होता है कि रोक देना, निषेध का अर्थ होता है रोक देना यानी स्थगन आदेश देना, जबकि उत्प्रेषण का अर्थ होता है दोस्तों कि प्रमाणित करने के लिए, जबकि परमादेश को मतलब होता है हम आदेश देते हैं, और बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है आपको सशरीर प्रस्तुत होना पड़ सकता है। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो पहला का डी हो जाएगा। डी आपका पहले ही विकल्प में दिखाई दे रहा है, इसलिए आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति का जीवन या स्वतंत्रता का प्रश्न है तो जन सूचना अधिकारी का जवाब कितने समय में मिलना चाहिए। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता का प्रश्न हो तो जन सूचना अधिकारी का जवाब हो कितने समय में उसको मिलना चाहिए। 24 घंटे, 12 घंटे, 36 घंटे और 48 घंटे। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों जब आपकी जीवन और स्वतंत्रता का प्रश्न आ जाएगा तो जन सूचना अधिकारी को आपको 48 घंटे के अंदर उस सूचना का जवाब देना होगा, और इसका सही विकल्प हो जाएगा 48 घंटे। जबकि सामान्यतः आपको 30 दिन के अंदर सूचना का जवाब मिलता है। तो इसका आंसर आपका 48 घंटे हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किसकी प्रतिभूति भारतीय संविधान द्वारा नहीं दी गई है। तो दोस्तों इसमें आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी प्रतिभूति है जो भारतीय संविधान में नहीं दी गई थी, जिसको बाद में जोड़ा गया। और पहला विकल्प दिया है कि समानता के अधिकार की, कि 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा के अधिकार की, कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार की। तो आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि समानता के अधिकार संविधान में पहले से वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से लेकर 28 तक का अनुच्छेद है इसमें, और संवैधानिक उपचारों का 32, और समानता का आपका 14 से 18। जबकि 14 वर्ष की आयु तक के निःशुल्क शिक्षा के लिए आपका जो 86वां संशोधन हुआ था, 86वां संशोधन 2002 में, जिसमें एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 21A, तो इसी के तहत इसको बाद में जोड़ा गया। इसलिए जो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा, 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा के अधिकार की। तो दोस्तों आपका सही आंसर आपका विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मैं प्रत्येक दिन आपके लिए एक पॉलिटी और हिस्ट्री की वीडियो लेकर आता हूं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।